हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। तो पॉलिटी के आज के हमारे लेक्चर में हम संसद के अंदर होने वाले सभी कार्य संचालनों की बात करेंगे। तो लेक्चर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस लेक्चर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं संसद के कार्य संचालन के बारे में। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट में हम विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे, क्योंकि संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना ही होता है और कानून का निर्माण संसद विभिन्न विधेयकों के माध्यम से करती है। तो संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले ये विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विषय वस्तु के आधार पर मूल विधेयक, समेकन विधेयक, ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य समाप्त होने वाले अधिनियमों को जारी रखना होता है, और कुछ विधेयक राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का स्थान लेते हैं और संविधान संशोधन जैसे विधेयक आ जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी प्रस्तुतिकरण के आधार पर भी विधेयकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला सरकारी विधेयक, जिन्हें सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरे विधेयक हैं गैर सरकारी विधेयक। अब यह जो गैर सरकारी विधेयक हैं, ये ऐसे प्रत्येक सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद हो सकते हैं। लेकिन कोई भी सदस्य यदि गैर सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करता है तो उस व्यक्ति को उस विधेयक के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को 1 महीने पहले ही सूचना देनी तथा सूचना के साथ विधेयक के उद्देश्य और कारणों का भी उल्लेख करना होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड अगला हमारा मेन टॉपिक आता है विधेयकों का प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आ जाते हैं। अब इन सभी विधेयकों को संसद में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिससे आगे चलकर ये कानून बनते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक को जिन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है प्रथम वाचन। आर्टिकल 107 के अनुसार साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्यतः यह विधेयक किसी मंत्री या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि कोई सदस्य सदन के विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसे इसकी अग्रिम सूचना अध्यक्ष को देनी होती है और इजाज़त लेनी होती है। लेकिन यदि विधेयक को प्रस्तुतिकरण से पहले राजपत्र में प्रकाशित किया गया है तो विधेयक को प्रस्तुतिकरण की इजाज़त नहीं लेनी होती। विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना और राजपत्र में प्रकाशन करना, इसे ही प्रथम वाचन कहा जाता है। प्रथम वाचन में सामान्यतः विधेयक पर चर्चा नहीं होती और एक दिन में कितने भी विधेयक पेश किए जा सकते हैं। अब इसके बाद विधेयक का द्वितीय वाचन होता है। इसमें विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है और इसकी विस्तृत और बारीकी से जांच की जाती है, और यह विधेयक पर सामान्य बहस की अवस्था होती है, जिसमें सभी सदस्यों को विधेयक की एक एक कॉपी या प्रतिलिपि प्रोवाइड की जाती है और सामान्य चर्चा की जाती है विधेयक पर। और फिर सदन चाहे तो विधेयक को सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट कर सकती है, और ये समितियां विधेयक पर विस्तार पूर्वक विचार करती हैं, लेकिन ये विधेयक के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके बाद समिति विधेयक को पुनः सदन को वापस भेज देती है। फिर इसके बाद विधेयक का तृतीय वाचन आता है, जो विधेयक की किसी एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में शाब्दिक, औपचारिक और अनुसांगिक संशोधन ही पेश किए जा सकते हैं, और इसके बाद मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पारित किया जाए। फिर अगले चरण में दूसरे सदन में विधेयक को भेजा जाता है। वहाँ पर भी इसी प्रकार तीनों चरणों में विधेयक को गुजरना होता है, और दूसरे सदन के द्वारा या तो विधेयक स्वीकृत किया जाता है या वह सदन विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, या फिर पहले सदन को सुझाव दे सकता है कि इस विधेयक में कितने संशोधन किए जाने चाहिए। लेकिन यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर देता है या संशोधनों के विषय में दोनों सदनों के बीच असहमति उत्पन्न हो जाती है, या फिर दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक बीत गए हों और सदन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हो, तो ऐसी स्थिति में या तो विधेयक निरस्त हो जाएगा या फिर राष्ट्रपति विधेयक को बचाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है।
और संयुक्त बैठक में प्रस्ताव दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। और इन सब चरणों से गुजरने के बाद साधारण विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। और इसमें या तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे देते हैं, या अनुमति देने से मना कर देते हैं, या पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, या फिर राष्ट्रपति विधेयक को अपने मेज पर पड़ा रहने देते हैं। संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। और यदि विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह एक अधिनियम बन जाता है, और इस अधिनियम का निर्माण राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाली तिथि से ही माना जाता है। और इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 111 में दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं थीं जिनके माध्यम से एक साधारण विधेयक एक कानून में तब्दील होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे धन विधेयक या मनी बिल के बारे में। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और मनी बिल में कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि किसी कर को लगाना, हटाना, परिवर्तन करना या नियंत्रण करना, सरकार द्वारा धन उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना, और ऐसे कोष में धन का जमा करना या निकालना, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना, तथा भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन प्राप्त करना या उसकी रक्षा करना। तो ये सारे कार्य होते हैं मनी बिल के माध्यम से। और किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा स्पीकर को होती है। मतलब लोकसभा स्पीकर ही बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक। चलिए तो अब जान लेते हैं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या होता है। तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। साधारण विधेयक में इसे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन धन विधेयक में सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और साधारण विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, तथा राज्यसभा को किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोकने का अधिकार होता है। उसके बाद धन विधेयक अपनी पूर्व स्थिति में ही पारित हो जाएगा। मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। और साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति इन विधेयकों को अनुमति दे सकते हैं या अनुमति से मना कर सकते हैं, या फिर सदन में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन बात करें धन विधेयक की, तो राष्ट्रपति या तो इसमें अनुमति दे सकते हैं या अनुमति देने से मना कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं होता कि वे इसे सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। मतलब या तो बिल पास होगा या कैंसिल होगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति की रोक लगने की इसमें संभावना बहुत कम हो जाती है। अब इसमें जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, तो वहाँ राज्यसभा को 14 दिन मिलते हैं इस पर विचार करने के लिए, और राज्यसभा इस विधेयक को कैंसिल नहीं कर सकती। सिर्फ इसमें सुधार के लिए या संशोधन के लिए राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को सिफारिश की जा सकती है, लेकिन इन संशोधनों को मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं है। यह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वे धन विधेयक में संशोधन करते हैं या नहीं। चलिए तो ये बात हो गई धन विधेयक की। अब बात करते हैं कि संसद में बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है और बजट किन किन चरणों से होकर गुजरता है। चलिए तो बात करते हैं बजट प्रस्तुतिकरण की। तो बजट का अर्थ होता है वित्तीय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा। बजट को फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति उस वर्ष किए जाने वाले आय व्यय की अनुमानित प्राप्ति और व्यय को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, और इसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। अब सरकार बजट में आय व्यय के अनुमानित विवरणों के अतिरिक्त अपनी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का भी उल्लेख करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं संसद में बजट की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो प्रक्रिया के पहले चरण में आता है बजट का प्रस्तुतिकरण। लोकसभा में वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ने के बाद बजट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद राज्यसभा में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, और सामान्य बहस के अंतर्गत बजट की प्रमुख नीतियों और साधारण सिद्धांतों पर बहस की जाती है।
जिसमें सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन कराधान तथा व्यय के ब्यौरों पर चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकार सामान्य बहस में दोनों सदनों को अपने अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण। तो इस चरण से बजट पर बहस आरंभ हो जाती है, जो बजट पेश होने के बाद सामान्यतः 3 या 4 दिनों तक चलती है, जिसमें बजट के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नोकझोंक के साथ परिचर्चा होती है और इसके अंत में आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्री जवाब भी देते हैं और इसके बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। और इसी दूसरे चरण के अंतर्गत ही लोकसभा के द्वारा सरकार को टोटल बजट का 1/6 भाग या अधिकतम 2 महीने का खर्च लेखानुदान के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब सरकार को बजट की प्रक्रिया पूर्ण होने तक खर्च उपलब्ध कराया जाता है। अब इसके बाद आता है बजट का तीसरा चरण और इसमें विभागीय समितियों के द्वारा बजट की जांच होती है तथा बजट पर बहस समाप्त होने के बाद 3-4 सप्ताह के लिए सदन स्थगित हो जाता है और इस बीच समितियां अनुदान मांगों पर गहराई से जांच परख करके अनुदान मांग पर रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे सदन में विचारार्थ रखा जाता है। फिर आता है बजट का चौथा चरण, जिसमें अनुदान की मांगें होती हैं और ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनुदान की मांगों पर मतदान और विभागीय समितियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक मंत्रालयों की मांगों पर मतदान, ये दोनों अलग अलग होते हैं। प्रत्येक विभाग लोकसभा के समक्ष अपने अनुदान की मांगें प्रस्तुत करता है, जिस पर लोकसभा में मतदान होता है, लेकिन विभागों के द्वारा प्रस्तुत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर लोकसभा में मतदान नहीं किया जाता। अनुदान मांगों पर सदन में विचार किया जाता है और प्रत्येक विभाग को उपलब्ध कराए गए व्यय मांगों पर अलग अलग विचार किया जाता है और मतदान भी होता है। इसी दौरान अनुदान मांगों पर कटौती के लिए विभिन्न प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिन्हें कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। तो कटौती प्रस्ताव एक तरह से सरकार की नीतियों का विरोध करने का एक साधन होता है। इसमें विपक्ष सरकार किसी भी विभाग को उपलब्ध कराए गए धन या मांगों में असहमति व्यक्त करती है और यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो सरकार को त्यागपत्र भी देना होता है, लेकिन सामान्यतः सरकार बहुमत में होती है, इसलिए यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाते। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नीतिगत कटौती प्रस्ताव में अनुदान मांगों को घटाकर 1 रुपये करने की मांग होती है और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में समस्त अनुदान मांगों में 100 रुपये की कटौती करने की मांग की जाती है तथा मितव्ययिता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि पर एक निश्चित राशि कम करने की मांग की जाती है। और अब ये कटौती प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस बीच सदन को अनुदान मांगों पर चर्चा करने का अवसर मिल जाता है और सरकार में उत्तरदायित्व की भावना भी आती है। और अनुदान की मांगों पर बहस के लिए एक निश्चित समय होता है, जो सामान्यतः 26 दिन होता है। और समय के अभाव में जब बिना बहस के अनुदान की मांगों को पास कर दिया जाता है तो इसे गिलोटिन कहा जाता है। अब अनुदान की मांगों के इस चौथे चरण के बाद आता है बजट का 5वां चरण, जो है विनियोग विधेयक। तो संविधान के आर्टिकल 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता है और इस विधेयक में लोकसभा के द्वारा स्वीकृत अनुदान की सभी मांगों और संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देना होता है। इस विधेयक में सार्वजनिक महत्व की बातें और प्रशासनिक नीतियों से संबंधित ऐसे विषयों पर ही बहस होती है जो अलग अलग मांगों पर विचार करते समय सदन में नहीं उठाए गए हों। विनियोग विधेयक में सभी मंत्रालयों के खर्च के लिए सामूहिक विधेयक पारित किया जाता है और विनियोग विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने की प्रक्रिया वही होती है जो किसी अन्य विधेयक के मामले में अपनाई जाती है। जैसे इसे भी लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और वह बताता है कि यह एक धन विधेयक है और उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा को विनियोग विधेयक में संशोधन करने की या उसे अस्वीकृत करने की शक्ति नहीं होती। राज्यसभा को विधेयक पर सहमति देनी ही होती है। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, अब ये था चौथा चरण। अब बजट के अंतिम चरण मतलब वित्त विधेयक की बात करते हैं। तो बजट पारित होने का अंतिम चरण वित्त विधेयक होता है, जिसके अंतर्गत सरकार टैक्स लगाने या इसे प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इसके पारित होने के बाद समूचा बजट पारित मान लिया जाता है। सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में जो बजट पारित किया गया है उसका जितना भी खर्च है वह पूर्ण नहीं हो पाता। मतलब कई बार खर्च ज़्यादा हो जाता है या खर्च की राशि कम पड़ जाती है।
तो इसके लिए सरकार लोकसभा के समक्ष कुछ मांगें प्रस्तुत कर सकती है। तो वे मांगें इस प्रकार हैं। पहला, अनुपूरक मांग या सप्लीमेंट्री डिमांड। इसमें यदि किसी कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की मांग पेश करती है। अगला आता है अतिरिक्त मांग या एडिशनल डिमांड। जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा का निर्माण किया जाए जिसकी कल्पना बजट के निर्माण के समय नहीं की गई होती, तो ऐसे खर्च को अतिरिक्त मांग के रूप में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर आगे आता है ज़्यादा की मांग, मतलब एक्सेस डिमांड। तो इसमें जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो इसकी अनुमति लोकसभा से अगले वित्तीय वर्ष में ली जाती है। इसके बाद आता है अपवाद अनुदान, मतलब एक्सेप्शनल डिमांड। जब किसी विशेष या निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार अनुदान की मांग रखती है जो किसी सामान्य वर्ष में खर्च के अतिरिक्त होता है तो इसे अपवाद अनुदान कहते हैं। और इसके बाद आता है प्रत्यानुदान, मतलब वोट ऑफ क्रेडिट। वित्तीय वर्ष के अंदर किसी आवश्यक कार्य के लिए यदि धन की त्वरित आवश्यकता होती है तो प्रत्यानुदान की मांग पेश की जाती है। यह कार्यपालिका के लिए एक ब्लैंक चेक के जैसा होता है जिसे लोकसभा प्रदान करती है। इससे सरकार खर्च पर निश्चित विवरण नहीं दे सकती या खर्च का निश्चित विवरण देना संभव नहीं होता, इसीलिए प्रत्यानुदान मांग पेश की जाती है। तो इसी के साथ बजट के 5वें और 6ठे चरण में हमने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के बारे में बात कर ली। अब ये जो वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक होते हैं ये धन विधेयक के ही भाग होते हैं। अब यह जो बजट होता है यह दोनों सदनों से पास होने के बाद अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से रोक सकता है, लेकिन वह इसे संशोधन के लिए वापस सदन में नहीं भेज सकता और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात यह बजट पारित कर दिया जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह विधेयक पारित करने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसकी आवश्यकता होती है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए। और कुछ विधेयकों में संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होता है, मतलब राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और ना ही अनुमति देने से मना कर सकता है, मतलब वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता राष्ट्रपति यहाँ। और संविधान संशोधन विधेयक में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होने पर सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, अतः गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब बात करते हैं सरकारी कोष की। भारतीय संविधान संघ सरकार को 3 प्रकार की निधि या कोष या फंड प्रोवाइड करता है, जो है संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। इनके बारे में जानते हैं। तो भारत की संचित निधि, जिसका उल्लेख आर्टिकल 266 में है, इस फंड में टैक्स और उधार से प्राप्त धन रखा जाता है तथा इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है। और इस फंड से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा भी कराए जाते हैं। संघ सरकार के सभी भुगतान इसी निधि के द्वारा किए जाते हैं और इस निधि से संसदीय विधि के अनुसार ही धन निकाला जाता है तथा केंद्र और राज्य की अलग अलग संचित निधियां होती हैं। अब बात करें लोक लेखा निधि की, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 266 में ही है। इसमें लोगों का वह पैसा जो सरकार के पास है, जैसे बैंक, इंदिरा विकास पत्र, लोक निधि आदि का पैसा इसी कोष के अंतर्गत रखा जाता है। यह राष्ट्रपति के अधीन होती है और इस निधि को कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इस फंड में भुगतान प्रमुख रूप से बैंकों के लेन देन से संबंधित होते हैं और संघ तथा राज्यों के लिए अलग अलग लोक लेखा निधि पाई जाती है। अब इसके बाद आती है आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख आर्टिकल 267 में है। तो संसद विधि बनाकर आकस्मिक निधि की राशि का निर्धारण करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। इस निधि से खर्च करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव रखा जाता है
और राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी आकस्मिक खर्च के लिए इस निधि से अग्रिम राशि दी जाती है और बाद में इस अग्रिम राशि को संसद द्वारा प्राधिकृत भी करवाया जाता है। संघ तथा राज्यों के लिए भी अपनी अपनी अलग अलग आकस्मिक निधियां होती हैं। तो इस तरह से 3 तरह के फंड सरकार को प्रोवाइड होते हैं। चलिए, तो इन सब बातों के बाद अब आगे संसद से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे संसद में होने वाली बैठकों की बात करें तो संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए और इन बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः संसद में 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला बजट सत्र जो सबसे लंबा और महत्वपूर्ण होता है, दूसरा ग्रीष्मकालीन सत्र और तीसरा शरदकालीन सत्र। इसके अलावा किसी विशेष अवसर पर अन्य सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। जैसे संविधान लागू होने के 50 वर्ष बाद भी संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अब सदन की इस बैठक के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक होता है। गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा स्पीकर के द्वारा घंटी बजाई जाती है और तीसरी घंटी के बाद भी यदि सदन में गणपूर्ति नहीं होती तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। गणपूर्ति या कोरम के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं और दोनों के अनुपस्थित होने पर 10 सदस्यों का एक पैनल भी बनाया जाता है जो कार्यवाही का संचालन करता है। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि लोकसभा का जब विघटन होता है, मतलब लोकसभा जब समाप्त हो जाती है, तो उसमें जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उनका भविष्य क्या होता है। तो यदि विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा के विघटन के बाद वह विधेयक भी समाप्त हो जाता है। फिर यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है और लोकसभा विघटित हो जाए तो भी विधेयक समाप्त हो जाता है। और यदि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया है और लोकसभा के विघटन के समय राज्यसभा में लंबित हो जाता है तो वह विधेयक भी समाप्त मान लिया जाता है। इन सब बातों के अलावा यदि कोई विधेयक राज्यसभा में ही प्रस्तुत हो और राज्यसभा में ही लंबित हो तो वह समाप्त नहीं होता। और यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक को आहूत किया हो तो लोकसभा के विघटन के बाद भी संयुक्त बैठक होगी और विधेयक पर विचार किया जाएगा तथा ऐसे विधेयक जिसे दोनों सदनों ने पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया हो लेकिन राष्ट्रपति ने उसे अनुमति नहीं प्रदान की हो तो ऐसे विधेयक भी समाप्त नहीं होते, उन पर आगे एक विचार किया जा सकता है। तो संसद से रिलेटेड बहुत से डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए इस वीडियो में। तो यदि लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी पॉलिटी के पूरे लेक्चर्स आएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।